तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्टिन और मायोसिन के बारे में, जो क्या होती हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो आज जो हम करने वाले हैं वो मैकेनिज्म करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई और थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहती हूँ। जैसे हमने जब बात की थी मायोफाइब्रिल्स के बारे में, लाइट बैंड के बारे में, डार्क बैंड के बारे में, तो अगेन थोड़ा सा पहले यहाँ पे रिवाइज करवा दूं, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो जो आप यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला इतना पोर्शन, ये कौन सा बैंड है, ये हमारे पास डार्क बैंड है। इसके बाद ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, यहाँ पर भी इतना पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लाइट बैंड। ठीक है, लाइट बैंड के बीचों बीच एक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इलास्टिक फाइबर होता है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। यहाँ पर भी देखिए जेड लाइन है, एंड ये जो दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, जो पोर्शन, इसको बोलते हैं सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। अब ये जो हमारा ये जो डार्क बैंड है, यहाँ पर कौन सा फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। और हमारे पास जो ये लाइट बैंड है, लाइट बैंड में कौन से फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं एक्टिन। तो ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें इसका मैकेनिज्म करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। उससे पहले जैसे कल मैंने आपको बताया था, जब हमने स्ट्रक्चर किया था एक्टिन का और मायोसिन का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये वाला एक्टिन है। ठीक है, और मैंने कहा था एक्टिन के अंदर हमारे पास ये जो आप ये पर्ल टाइप देख पा रहे हो, ये क्या होते हैं, एक्टिन की दो चेन होती है, इसको एफ एक्टिन बोलते हैं। दो चेन एफ एक्टिन की है, और दोनों एक्टिन के साथ में यहाँ पे जो ये वाली चेन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। और बीच बीच में मैंने कहा था यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने कहा था कि ट्रोपोनिन क्या करते हैं, जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है ना, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, उसको मास्क करते हैं, उसको ये कवर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना एक्टिन के आसपास, तो कैल्शियम क्या काम करता है, अगर आप ध्यान से ऊपर देख पाओ, यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम को, नीचे वाले डायग्राम को, तो जैसे ही कैल्शियम आता है, ये ट्रोपोनिन दिख रहा है, इस ट्रोपोनिन को देखो उसने हटा दिया, दिख रहा है, एकदम पूरा पलट दिया इसको। और जैसे ही इसने इसको यहाँ पे कैल्शियम, जैसे ही कैल्शियम इधर बाइंड हो जाता है, देखो ये कैल्शियम है ग्रीन कलर वाला, ये कैल्शियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्रोपोनिन पे आकर बाइंड हो गया है। और जैसे ही ये बाइंड हुआ है, वैसे ही क्या कर दिया, इसने उसकी पोजीशन को हटा दिया। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट थी, वो एकदम यहाँ पे एक्सपोज हो गई, लेकिन यहाँ पे वो पूरी कवर करके रखी हुई थी। अब इसको यहाँ पे हटाने का काम किसने किया, जब कैल्शियम इस ट्रोपोनिन पे आकर बाइंड हो गया। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो तो दो ही होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अलावा एक रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। रेगुलेटरी प्रोटीन किसको बोलते हैं, ट्रोपोनिन को बोलते हैं, और ट्रोपोमायोसिन को बोलते हैं। ये है रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो ये थ्योरी है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो पहले तो प्लीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जितनी भी मसल है, हमारी सारी मसल्स को हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, न्यूरॉन ही कंट्रोल करते हैं, एक्सेप्ट कार्डिक मसल। जब हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया था, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स को हमने एक नाम दिया था, वो क्या होती है, दे आर मायोजेनिक। हमारा मतलब जो
न्यूरोजेनिक नहीं होती, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। जो हमारे हार्ट के अंदर कार्डिक मसल है, वहां पे एक नोडल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एसए नोड, एसए नोड ही उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स है, हमारे न्यूरॉन्स, हमारा नर्वस सिस्टम ही उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ यहाँ पे। ऐसे तो आपने थोड़ा बहुत तो 10th क्लास में किया ही होगा, बट मान लेते मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बना रही हूँ। ठीक है, जैसे एक न्यूरॉन बना रही हूँ। ठीक है, ये न्यूरॉन बन रहा है। ये न्यूरॉन की क्या है, ये डेंड्राइट है। ऐसे सब आप सबने न्यूरॉन का डायग्राम तो किया ही होगा। और ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक्सोन है, और एक्सोन के बाद क्या है, ये इसकी एंडिंग है, एक्सोन एंडिंग। आई होप सबने न्यूरॉन का डायग्राम थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सोन है और ये एक्सोन एंडिंग है। ये एक्सोन एंडिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन है, ये एक नर्व फाइबर है। अब इसके साथ में यहाँ पे सेकंड नर्व फाइबर होगा। मान लेते हैं इसके भी मैं यहाँ पे डेंड्राइट ही बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं डेंड्राइट है। अभी दो न्यूरॉन्स आ चुके हैं, पहला न्यूरॉन एक ये वाला है और सेकंड न्यूरॉन ये वाला है। अब ये जो दो न्यूरॉन है, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक लूज कनेक्शन होता है, जिसकी हेल्प से पहला न्यूरॉन क्या करता है, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को सेकंड न्यूरॉन के पास भेजता है। लेकिन कैसे भेजता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को यहाँ पे केमिकल ट्रांसफर करता है। उन केमिकल को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये जो स्पेस है ना बीच में, इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स। आई होप आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले कि साइनेप्स क्या होता है, लूज कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होता है, जहां पे क्या करते हैं, हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। और किसकी फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, ACH। साथ में आपने किया होगा डोपामाइन। ठीक है, ये सारे क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। आई होप आपने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, तो वो किस फॉर्म में दे रहा है, यहाँ पे केमिकल्स की फॉर्म में दे रहा है। ये ACH और ये डोपामाइन, ये सारे केमिकल ही है। तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये मेरी मसल है। ठीक है, अब मसल को कांटेक्ट करवाना है, तो जो हमारा न्यूरॉन होगा, हमारा न्यूरॉन ही इस मसल को मैसेज देगा। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन इधर ही बना रही हूँ, ये वाला न्यूरॉन, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसका जैसे इसकी एक्सोन एंडिंग बना दी। ठीक है, जैसे ये एक्सोन हो गया और यहाँ पे ये मैंने इसका वो कर दिया, ये न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन जो है, ये पहला वाला ये न्यूरॉन है और ये नीचे वाला मसल है। तो इस न्यूरॉन को यहाँ पे मसल को इंफॉर्मेशन देनी है, तो इनके बीच में भी तो यहाँ पे कोई ना कोई जंक्शन होगा ना, कोई ना कोई साइनेप्स होगा। बस वो साइनेप्स को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और उसका नाम है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है, जो हमारे न्यूरॉन है और जो हमारा मसल है, जहां पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं ना, इसके बीच का जो जंक्शन, उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और इसी को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। एक ही बात है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। अब इसको मोटर एंड प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन तो वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, जो लेकर जाते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन वो होते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन वापस लेकर आते हैं, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी लेकर जाते हैं, मोटर वापस जाते हैं। तो आपको सोचो मसल के लिए, मतलब मसल को कांटेक्ट करने के लिए मैसेज देना है, तो वो कौन लेकर आएगा, वो मोटर न्यूरॉन ही लेकर आएगा।
तो ये जो न्यूरॉन यहाँ पे मैसेज देता है ना इस मसल को, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू ही आता है। तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और उसी को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। अब यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, डायग्राम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, एक एक चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। अब प्लीज इसको ये भी समझना, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा ये व्हाइट बोर्ड दिखाऊं, मैंने भी आपको यहाँ पे ये बहुत सारे एक्सोन एंडिंग दिखाए, ठीक है। अब जो वो वाला डायग्राम है ना, वहां पे ओनली हम बस एक एक्सोन एंडिंग की बात करें। जो इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है ना, ये खाली एक एक्सोन है जो आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है। तो हमें जस्ट ओनली एक के बारे में ही पढ़ना है, बाकी हमें खुद ही समझ में आ जाएगा सारी बातों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, ये हमें पहले, चलो आप ऊपर वाला डायग्राम भी देख ही लो, ये वाला डायग्राम देखिए। हमारे पास सबसे पहले, एक मिनट, जो हमारे पास ये है, ये कौन है, ये न्यूरॉन है। और ये न्यूरॉन देखिए यहाँ पे, ये न्यूरॉन का क्या है, सिनेप्टिक टर्मिनल। जो एक्सोन एंडिंग होती है ना, एक्सोन एंडिंग को हम सिनेप्टिक टर्मिनल भी कहते हैं। उसको हम एक्सोन एंडिंग भी बोलते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल भी बोलते हैं। और ये देखिए एक्सोन आ रहा है, कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। अब यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं इसकी तरह। क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये देखिए जो हमारा न्यूरॉन है, ये हमारे यहाँ पे देखिए मसल फाइबर के साथ, ये दिख रहा है आपको, मायोफाइब्रस दिखाया गया है। अगर आप प्लीज रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमारे पास ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सार्कोलेमा के साथ एकदम अटैच हो रहा है, और उसके बाद इस सार्कोलेमा के अंदर कौन है, सार्कोप्लाज्म है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम भी रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये वाला देखिए, इस सार्कोलेमा के अंदर सारी चीजें हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, मायोफाइब्रिल है जो एक्टिन एंड मायोसिन का बना होता है। ये सारी बातें हमने किया। अब देखो इसी वाले पोर्शन को हम यहाँ पे नीचे थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, अब देखिए वन बाय वन देखना। जो हमारे पास ये नीचे वाला डायग्राम है, ये वाला पोर्शन, ये हम यहाँ पे मसल फाइबर को दिखा रहे हैं, और ये मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा भी बोलते हैं, लिख लीजिए, इसे हम सार्कोलेमा भी कहते हैं। और यहाँ पे ये कौन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की एंडिंग है जिसे हम सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक एंडिंग भी कहते हैं, एक्सोन एंडिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इस एक्सोन एंडिंग पे और सिनेप्टिक टर्मिनल में जो कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। और सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है ACH। क्या नाम है, ACH। व्हाट इज ACH, एसिटाइल कोलिन। और यहाँ पे ये हमारे मसल फाइबर को क्या कर रहा है, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। अब ये देखिए जो हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये हमारे पास मसल फाइबर है। मसल फाइबर के पास क्या है, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है कि देखिए जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से मैसेज गया इस सिनेप्टिक वेसिकल की फॉर्म में। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर कौन था, न्यूरोट्रांसमीटर था। वो यहाँ पे जो लूज कनेक्शन जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, इसमें देखिए ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेड रेड कलर के डॉट, ये है ACH। व्हाट इज ACH, एसिटाइल कोलिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जो हमारा ये मसल फाइबर है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हो, ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है, इसको रिसीव करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए जो एसिटाइल कोलिन था, यहाँ पे क्या हुआ,
ये इसके रिसेप्टर पर आकर यहाँ पे बाइंड हो गया। जैसे ही रिसेप्टर बाइंड हुआ, रिसेप्टर बाइंड होने के बाद क्या हुआ, हमारा मसल फाइबर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिखा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज एट द सिनेप्टिक टर्मिनल। यहाँ पे देखिए वो रिलीज हो गया है, और डिफ्यूज कहाँ पे हो गया, सिनेप्टिक लेफ्ट में। इस साइनेप्स को हम ना मतलब ये जो बीच में वाला पोर्शन इसको हम सिनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं। एंड बाइंड टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर था यहाँ पे, इस रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो गया। कहाँ पे, ऑन द मसल फाइबर, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और वहां पे वो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर कर रहा है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो सिग्नल जो आगे मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए चाहिए। अब हमारे पास ये जो मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिर्फ ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे इसमें ऐसे रिजेस बने होते हैं, ये आपकी गहरी सी होती है। देखो जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिख रहे हैं आपको, ये कुछ यहाँ पे कोई ट्यूब सी बनी हुई है, इस ट्यूब को बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सार्कोलेमा पे पहुंचा, तो उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, हमारे पास टी ट्यूब्यूल के पास जा रहा है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचा, तो मसल फाइबर के अंदर कौन प्रेजेंट था, मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, वहां से क्या रिलीज हो गया, बहुत सारा कैल्शियम देखो रिलीज हो गया। कैल्शियम पंप होना शुरू हो गया, एंड सारा कैल्शियम बाहर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या लिखा है, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर द कैल्शियम। कहां से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम द एसआर। व्हाट इज एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देखिए वन बाय वन देखते जाना। जैसे ही हमारे पास वो कैल्शियम वहां से रिलीज हो गया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी बातें लिखी गई कि कैल्शियम अंदर प्रेजेंट था, कैल्शियम पे यहाँ पे पंप लगा था, एटीपी का यूज करके उसने कैल्शियम को बाहर निकाल दिया। इट इज एनर्जी होल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखिए एटीपी का यूज करके ये कुछ पंप है जो कैल्शियम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी ये वाला स्टेप, सॉरी रियली सॉरी, ये वाला स्टेप बाद में आएगा, सॉरी। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से क्या हुआ, कैल्शियम यहाँ पे बाहर आ गया। अब वन बाय वन प्लीज चीजों को ध्यान से देखना। सारा कैल्शियम रिलीज हो गया। इस मसल फाइबर के अंदर कौन प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल है। कौन कौन से मायोफिब्रिल है, डायग्राम को ध्यान से देखना। ये वाला ये एक्टिन है, और ये नीचे वाला ये वाला मायोसिन है। अब जैसे ही कैल्शियम सारा रिलीज हुआ, कैल्शियम देखिए यहाँ पे कहां पर आकर बाइंड हो गया, ये वाला ये पर्पल कलर वाला देख पा रहे, ट्रोपोनिन है। जब रेस्टिंग पोटेंशियल था, तो इस ट्रोपोनिन ने जो इस एक्टिन के ऊपर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है, जिसको ब्लॉक करके रखा हुआ था ना, जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर आकर बाइंड होता है, कैल्शियम क्या करता है, उसको एक्सपोज कर देता है। किसको एक्सपोज कर रहा है, मायोसिन की बाइंडिंग साइट को। वो ट्रोपोनिन को वहां से हटा देता है। अब प्लीज आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहले मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट थी, वो उसको मास्क करके रखा हुआ था, किसने, ट्रोपोनिन ने। लेकिन जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर आकर बाइंड हुआ, तो कैल्शियम ने क्या काम किया, उसकी बाइंडिंग साइट को यहाँ पे एक्सपोज कर दिया, मायोसिन की बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर दिया। किसके ऊपर एक्सपोज किया, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। ये एक्टिन फिलामेंट ही है, देख पा रहे हो, एक्टिन फिलामेंट है। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे एक्सपोज कर दिया, तो यहाँ पे देखिए नीचे कौन बैठा था, नीचे कौन है, ये कौन है हमारे पास, ये मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है। अब ये जो मायोसिन का हेड है, इसके पास भी बाइंडिंग साइट थी, किसके लिए, फॉर द एक्टिन। तो यहाँ पे ये इसका हेड क्या करता है, एटीपी को बाइंड करता है। एटीपी का यूज करके, एटीपी को वहां से जो एनर्जी निकलती है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसने बॉन्ड बना दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करना। तो लेकिन ये जो क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन बना है, इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो मायोसिन का जो हेड है, यहाँ पे ये एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के लिए, यहाँ पे आकर आप देखिए बाइंड हो गया है। तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या लिखा है, साइकिल ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जब ये इस तरीके से अटैच हो जाते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होना। एंड इसके बाद
एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है और ये क्या काम करता है, देखो अब इसको समझने की कोशिश करना। ये जो मायोसिन है, देखिए इसका हेड है, ये पहले ऐसा है और एकदम आगे की तरफ ऐसे मूव करता है। पहले देखिए ये पीछे की तरफ है, पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, पहले इस तरीके से होता है और अब एकदम आगे की तरफ आ जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है आगे की तरफ, ऐसे इसको बोलते हैं पावर स्टॉप करना। तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंड हुआ एटीपी का यूज करके, ये जो हमारे ऊपर 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 कौन प्रेजेंट है, एक्टिन का फिलामेंट। ये एक्टिन को ऐसे देखो यहाँ पे एरो भी दिया है, इसको ये आगे की तरफ धकेल देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कि हमारे पास जो ये एक्टिन का फिलामेंट है ना, ये स्लाइड कर रहा है इस मायोसिन के ऊपर। समझ पा रहे हो, देखो ये एरो देखो आगे की तरफ हमें आगे की तरफ दिखा रहा है कि इसका जो हेड वाला पोर्शन है, ये सिर्फ आगे की तरफ इसको पुल करेगा, ऐसे आगे की तरफ इसको खींचेगा। तो ये जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होगा, ये ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। अब ये स्टेप हमारा तब तक चलता जाएगा जब तक हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे जितने भी हमारे पास वहां पे एक्टिन और मायोसिन होगा, सबके बीच में इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और जब मान लेते कि हमें रिलैक्स करना है, अब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ना करने को हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन के लिए क्या करते हैं कि जितना भी कैल्शियम बाहर आया था, वो सारा कैल्शियम अब हमें वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्योंकि जब कैल्शियम वापस जाएगा, तब दोबारा ये जो ट्रोपोनिन होगा ना, ये दोबारा मास्क कर देगा बाइंडिंग साइट को। तो यहाँ पे देखिए जो साइटोप्लाज्म में जो इतना ज्यादा कैल्शियम चला गया था, उसको दोबारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पंप कर रहे हैं। साइटोसोलिक कैल्शियम इज रिमूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू एसआर आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल एंड। जब एक्शन पोटेंशियल पहुंच गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दोबारा कैल्शियम को पंप करके कहाँ भेज दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और लास्ट में तब दोबारा क्या होगा, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये ब्लॉक कर देगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को, इज रिस्टोर्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन का एंड हो जाएगा और मसल फाइबर हमारे रिलैक्स हो जाएंगे। आई होप आपको इतना सा यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें चीजें चल रही है। मैं दोबारा इसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूरॉन आ रहे हैं, न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे केमिकल रिलीज कर रहे हैं। केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिसेप्टर पर आकर बाइंड होता है, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे पहुंचता है। सार्कोलेमा पे जैसे एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या रिलीज करवाता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कैल्शियम यहाँ पे रिलीज हो गया है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम कहाँ पर आकर बाइंड कर जाता है, अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन था, वहां पर जैसे ही कैल्शियम बाइंड करता है, ये एक्सपोज कर देता है मायोसिन की बाइंडिंग साइट को। एंड नीचे जो ये मायोसिन प्रेजेंट होता है, मायोसिन यहाँ पर ऊपर आकर अटैच हो जाता है और इसको ऐसे एकदम स्लाइड करता है एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर, और इस तरीके से मसल क्या होती है, कॉन्टेक्ट हो जाती है। जो पहले साइड में था उसको एकदम उसको अंदर की तरफ ले गया, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमें मसल कॉन्टेक्ट करनी है। आफ्टर दैट जितना भी कैल्शियम है वो सारा वापस चला जाएगा और मसल हमारी रिलैक्स हो जाएगी। तो ये था हमारे पास जस्ट ओनली एक सिंपल सा मैकेनिज्म कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मसल्स क्या हो रही है, कॉन्टेक्ट हो रही है। अब मुझे आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और समझानी है। आप इस डायग्राम को भी देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला भी, कि जब हमारे पास ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के पास क्या होता है, कैल्शियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है। लेकिन यहाँ पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट क्या है, एकदम ब्लॉक वाली कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हुआ, तो कैल्शियम के रिलीज होने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, कैल्शियम इस ट्रोपोनिन पे आकर बाइंड हुआ और मायोसिन की बाइंडिंग साइट क्या होगी, ये देखिए एक्सपोज हो गई। तो जो कल आप कह रहे थे अमनजोत की ट्रोपोनिन तो कुछ इंटरवल के बाद प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे यहाँ पे मास्क कर पा रहा है साइड को, तो आई होप अब आपको वो चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए सारा मैकेनिज्म मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। यहाँ पर भी देखिए सारी बातें वही है। सबसे पहले यहाँ पे
जो हमने ये वाला डायग्राम देखा था, यहाँ पे हमारे पास थिक फिलामेंट भी है। थिक फिलामेंट किसका होता है? मायोसिन का होता है, ठीक है। और इसके बाद ये थिन फिलामेंट भी है। थिन फिलामेंट किसका होता है? एक्टिन का होता है। तो हमने देखो इसको ही यहाँ पे सारी चीजें दिखा दी। ये हमें ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का पूरा मैकेनिज्म है, कैसे कैसे देखो चीजें स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला पॉइंट क्या स्टार्टिंग है, जो मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन हेड ये वाला देख लीजिए, मायोसिन का हेड है, इसके पास एटीपी को बाइंड करने के लिए साइट है। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, मायोसिन हेड किस पे बाइंड कर जाता है? एटीपी पे आकर बाइंड कर जाता है एंड इज इन इट्स लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि मायोसिन को काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मायोसिन का, कि उसने एटीपी को बाइंड करवा दिया। अब एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही वो एटीपी को बाइंड करता है ना, इसके बाद ही एटीपी का ब्रेकडाउन कर देता है। ब्रेकडाउन किस में करेगा? एडीपी के अंदर प्लस पीआई के अंदर। व्हाट इज पीआई? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एडीपी क्या है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब उन्होंने इस एटीपी को तोड़ा, तो तोड़ने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी का ही यूज करता है ये मायोसिन का हेड। अब सेकंड स्टेप देखिए, मायोसिन के हेड ने क्या काम किया? हाइड्रोलाइज द एटीपी। हाइड्रोलाइज कर दिया, तोड़ दिया, किसके अंदर? एडीपी के अंदर एंड फॉस्फेट के अंदर। अब देखो अब ये कौन सी वाली पोजीशन पे आ गया? अब ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यहाँ पर ये लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में था। अब जैसे ये हाई एनर्जी पे आया, तो जैसे ये इसके बाद क्या होता है? इस एक्टिन के साथ ही बाइंड हो जाता है। आप नीचे देखिए यहाँ पे, अब ये मायोसिन का हेड क्या हुआ? बाइंड हो गया देखिए इस एक्टिन के ऊपर, और क्या बना दिया? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, अब ये एनर्जी का यूज करके देखो इस यहाँ पे ऐसे अपना हेड ऐसे ना आगे की तरफ मूव करेगा, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो इसके ऊपर ये जो एडीपी और ये जो फॉस्फेट प्रेजेंट था ना, तो इसको इसने यहाँ पे रिलीज कर दिया। जैसे ही रिलीज किया, ये जो हमारा ये जो फिलामेंट होता है ना ऊपर वाला, कौन सा होता है? एक्टिन। ये देखिए यहाँ पे एरो भी दिया है, आगे की तरफ मूव करता है। थिन फिलामेंट मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमेर। तो सार्कोमेर के वो अंदर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से सार्कोमेर छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे अब दोबारा अगर इसको दोबारा वही चीज करनी, इसको दोबारा एटीपी को बाइंड करना पड़ेगा। अब ये प्रोसीजर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जाएगा, जब तक हम मसल कांटेक्ट करवाना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज और समझनी है। यहाँ तक अभी जो हमने समझा, ये जस्ट ओनली एक के बारे में समझा। अब प्लीज आप इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना, जो हमने लास्ट टाइम इस तरीके से बनाए थे। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है, जो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती है। कैल्शियम इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, सार्कोमेर के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये जो पर्पल कलर वाला है ये पूरा हमारे पास डार्क बैंड है, और ये वाला जो है ना, जो ये ऑरेंज वाला है, ये हमारे पास लाइट बैंड है। तो देखिए जब हमारे पास मसल रिलैक्स है, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे सार्कोमेर को देखिए, बीच में एम लाइन है। एम लाइन क्या थी? जो ए बैंड को बीच से बाइसेक्ट करती है। जेड लाइन क्या है? जो आई बैंड को बीच से बाइसेक्ट करती है। और दो जेड लाइन के बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं सार्कोमेर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्लीज इसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करना। ये पर्पल कलर वाला क्या है? पर्पल कलर वाला हमारे पास यहाँ पे मायोसिन है, और ये जो ऑरेंज कलर वाला है, ऑरेंज कलर वाला हमारे पास यहाँ पे एक्टिन है। अब ये जो मायोसिन है, मायोसिन देखो इस एक्टिन के साथ ऐसे अटैच होता है। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनाता है ना, जो डायग्राम आपने नीचे देखा था। और ये जब ये उसको स्लाइड करता है ना, तो देखिए पहले ये इस तरीके से थे, ये देखो ये भी अंदर की तरफ खींचता है, ये भी अंदर की तरफ खींचता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, कि जब ये स्लाइड करेगा ना एक्टिन का फिलामेंट इस मायोसिन के ऊपर, तो देखिए ये अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ही अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हो अपने सार्कोमेर की लेंथ छोटी हो गई है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सार्कोमेर था, और यहाँ पे देखिए सार्कोमेर को छोटा हो गया, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से अंदर की तरफ खींच रहा है, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है।
अब दोबारा देखिए ये मसल और कांटेक्ट हो रही है, तो ये और अंदर की तरफ आ रहा है, ये और अंदर की तरफ आ रहा है, इतना अंदर आ गए कि हमारे पास ये देखिए बीच में यहाँ पे एक एच जोन था, एच जोन के बारे में हमने बात की थी, देखिए वो पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म ही हो गया जब हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। एंड सार्कोमेर यहाँ पे देखिए पूरा कितना छोटा हो गया। तो प्लीज इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि जब मसल कांटेक्ट करती है तो सार्कोमेर क्या होता है, छोटा हो जाता है, सार्कोमेर की लेंथ छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस फोटो के अंदर देखोगे, ए बैंड की लेंथ अभी भी उतनी की उतनी ही है जितनी पहले थी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मिनट पहले मुझे इसे रब करने दो, और यहाँ पे हमारे पास जो आई बैंड है ना, आई बैंड भी छोटा हो गया है, आई बैंड भी छोटा हो गया है, सार्कोमेर भी छोटा हो गया है, लेकिन ए बैंड अभी भी उतना का उतना ही है, डार्क बैंड। ये देखो, ये पूरा, ये हमारे पास डार्क बैंड है इतना। अब देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर भी डार्क बैंड उतना ही है, और यहाँ पे देखिए अभी भी डार्क बैंड उतना ही है। डार्क बैंड की लेंथ मतलब जो हमारा ये ए बैंड है, ए बैंड की लेंथ उतनी की उतनी है। देखिए सार्कोमेर देखिए, यहाँ पे देखिए सार्कोमेर इतना बड़ा था, और यहाँ पे देखिए सार्कोमेर को छोटा हो गया, और यहाँ पे देखिए सार्कोमेर और छोटा हो गया, सार्कोमेर की लेंथ छोटी हो रही है। साथ में यहाँ पे देखिए ये हमारा आई बैंड था, आई बैंड देखो छोटा हुआ, यहाँ पर देखिए आई बैंड छोटा हुआ, और यहाँ तो आई बैंड बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। तो आई बैंड भी छोटा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, सार्कोमेर भी छोटा होता है, लेकिन ए बैंड की लेंथ वैसी की वैसी रहती है। अब ये जो भी चीजें भी मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपके लिए इमेजिन करना लिटिल डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक ना एनिमेटेड वीडियो दिखाऊं। जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटा क्या हो रहा है, बड़ा क्या हो रहा है। वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना। मैं बस यहाँ पे प्ले करती हूँ, आप बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है, 1 मिनट। Muscle contraction is at the basis of all skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers, which in turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin, actin, and thick myosin filaments. The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कैसे कैसे यहाँ पे मसल कांटेक्ट हो रही है।
I have to start and for you guys about Lecturio. LECTUR. Muscle contraction. In this module, you will learn about the mechanism of muscle contraction. All our body movements, such as walking and running, are possible due to the presence of muscles inside the body. You already know that myofibril, that is the simplest unit of muscle, contains contractile proteins that help in the contraction of muscles and thus in body movements. The sliding filament theory is the most accepted theory, which best explains how these proteins work to cause contraction of the muscles. The theory states that contraction of a muscle takes place by the sliding of the thin filaments over the thick filaments. Let us understand the steps given in the theory. The process of muscle contraction begins by a signal from the central nervous system, CNS. The signal is brought by the motor neurons from the CNS. These motor neurons are connected to the muscle fibers. The motor neuron with which a muscle fiber connects is called a motor unit. The junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is known as the neuromuscular junction or the motor end plate. This junction is actually a synapse, that is a small gap between the neuron and the muscle cell. The signals from the CNS are transported as electrical impulses, also known as action potential, across the synapse. A neural signal, on reaching the neuromuscular junction, releases a neurotransmitter, acetylcholine, thus generating an action potential in the sarcolemma. This action potential spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum. This in turn increases the level of calcium ions in the sarcoplasm. The increased level of calcium ions leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on the actin filaments. This interaction triggers a conformational change in the tropomyosin, thus preventing it from masking the active sites of myosin present on the actin filaments, leaving them exposed. With the active sites of actin now exposed, the myosin heads start a binding process with actin, thus forming a cross bridge. The energy needed for the cross bridge formation comes from the hydrolysis of ATP attached to the myosin into ADP and inorganic phosphate. The attached actin filaments are therefore pulled towards the center of the A band, bringing the Z lines closer to each other. This ultimately results in the shortening of the sarcomere, that is basically the contraction of the muscle. You can clearly see that there is a reduction of I band during contraction, while the A band remains of the same length. ADP and inorganic phosphate are released during the shortening, thus binding the myosin head to the actin tightly. The myosin remains attached to the actin until a new ATP molecule binds to the myosin head and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the ATPase found on the myosin head, and the cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. The cross bridge cycling sequence continues to repeat till the muscle fiber is excited by the signal from the CNS. As the signal stops, no further release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum occurs. This enables the pumping back of calcium ions from the sarcoplasm back into the sarcoplasmic reticulum. This pumping back of calcium ions results in the masking of active sites on the actin filaments. This in turn causes the return of Z lines back to their original position, that is relaxation. All the muscle fibers do not respond
to the signal in the same interval of time. That is the reaction time. The interval between the signal and the beginning of a response is not constant in all the muscle fibers. The slow twitch muscle fiber contracts slowly and utilizes oxygen better. What makes it slow is the components present in it. First is the myoglobin protein. It is an iron-oxygen binding protein found in muscle fibers. It is similar to the hemoglobin present in red blood cells. Myoglobin content is very high in slow twitch muscle fibers. Thus, these muscles are also called red fibers. The second component is mitochondria. These muscles also contain a large number of mitochondria, which can use the oxygen stored in them for ATP production. These muscles, therefore, are also known as the aerobic muscles. For example, extensor muscle on the human back. The fast twitch muscle fibers, on the other hand, contract quickly and make use of the anaerobic metabolism. They generally contain fewer myoglobins, thus are pale or whitish, hence also known as white fibers. The number of mitochondria are also few in them, hence they have a low oxidative capacity. That is, the ability to use oxygen is low. The amount of sarcoplasmic reticulum is high in white fibers. For example, the muscles of the eyeball. Let's recap. The sliding filament theory is the most accepted theory, which best explains the mechanism of muscle contraction. A motor neuron carries signal from the CNS to the muscle fiber, which generates an action potential. The action potential causes the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. Calcium ions bind to troponin on actin, thus exposing the binding sites for myosin. The myosin heads bind to the actin, forming a cross bridge that pulls the actin filaments, causing them to slide over the myosin filaments, thus causing contraction. Once the motor neuron stops sending the signals, calcium ions are returned back to the sarcoplasmic reticulum. This inactivates the actin, cross bridges are broken, and the muscles relax. Muscle fibers are classified as red muscle fibers and white muscle fibers, depending on the amount of red-colored myoglobin in them. बताइए आपको अब समझ में आ गया है? इन्होंने तो काफी डिटेल में काफी अच्छी ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। एनिमेटेड वीडियो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। बताइए। आपको पोर्शन समझ में आया है? सबको क्लियर हो गया है काफी अच्छे ढंग से? दिव्यम आपको? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे देखो सारे डायग्राम वही है जो मैंने भी पहले डायग्राम ऐड किए थे। यहाँ पे देखो सारी बातें वही लिखी गई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये न्यूरॉन आ रहा है एक्शन पोटेंशियल लेकर, फिर यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है, इसका रिसेप्टर यहाँ पे सार्कोलेमा में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे जैसे एक्साइटेशन हुई, एक्साइटेशन होने के बाद देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो गया, कैल्शियम ट्रोपोनिन पे आकर बाइंड करता है, जिसको मास्क कर देता है। और जैसे ही मास्क करता है यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, ये पावर स्ट्रोक होता है, यहाँ पे मसल क्या होती है हमारी कांटेक्ट हो जाती है, इसका साइज छोटा हो जाता है। तो साइज छोटा किसका हो रहा है यहाँ पे? सार्कोमेयर का हो रहा है। ठीक है, तो आई होप अब आपको एनसीईआरटी के अंदर ना ये वाला डायग्राम बना हुआ है, तो प्लीज आप इस डायग्राम को भी देख लो। सारे डायग्राम वही है। पहले यहाँ पे एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, फिर क्रॉस ब्रिज बना, देन एक्टिन को स्लाइड किया और बाद में यहाँ पे दोबारा क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन हो गया। इसके बाद एक डायग्राम एनसीईआरटी में ये वाला भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये भी पूरा डायग्राम वही वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक सार्कोमेयर ये वाला है और एक सार्कोमेयर ये वाला है।
उसके बाद देखिए जैसे ही और ये रिलैक्स मसल का है, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुई यहाँ पे देखिए सार्कोमेर देखो छोटा हो गया, यहाँ पे भी सार्कोमेर छोटा हो गया, और यहाँ पे देखिए दो सार्कोमेर एक साथ में ही आ गए जब मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन हो गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सार्कोमेर भी छोटा होता है। आई बैंड, ये देखिए ये आई बैंड है, आई बैंड भी देखो छोटा हो रहा है, लेकिन ए बैंड वैसा का वैसा ही है, ए बैंड की लेंथ में कोई फर्क नहीं आता है। तो प्लीज इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जो था मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं इसको रीड कर लेती हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा रहा जो आपको नहीं समझ आया तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वी स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय, कैसे होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो थिन कौन सा है, थिन है एक्टिन, और थिक कौन सा है, मायोसिन। मायोसिन के ऊपर कौन स्लाइड करता है, थिन फिलामेंट एक्टिन स्लाइड करता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, सबसे पहले सिग्नल आता है, सिग्नल कौन देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू देता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू देता है। अब मोटर न्यूरॉन किसके साथ, along with the muscle fiber। ध्यान रखना, मोटर न्यूरॉन को प्लस मसल फाइबर को कलेक्टिवली बोलते हैं मोटर यूनिट। तो प्लीज ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट क्या होती है, मसल फाइबर प्लस मोटर न्यूरॉन। तो जंक्शन जो होता है मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसी को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल रिलीज कर रहा है, न्यूरो सिग्नल आता है, तो सिग्नल किस फॉर्म में जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन, व्हिच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा पे क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसके बाद दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, पूरे मसल फाइबर में वो एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है, और क्या रिलीज करवाता है, कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब जब इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम लेवल, तो वो क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सबयूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड हो जाता है, कौन से फिलामेंट पे आकर, एक्टिन फिलामेंट पे, एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन। वहां पे मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट थी उसको रिमूव कर देता है, अनमास्क कर देता है। अब लेकिन जो मायोसिन जो होता है, मायोसिन क्या यूज करता है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी, एनर्जी को यूज करता है कहां से, फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। सो मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। उसको क्रॉस ब्रिज बनाना है, तो वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, और उसके बाद क्या होता है, वहां पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके बाद दिस पुल, ये क्या करता है, किसको किसको पुल करता है, अटैच जो उसके साथ होता है एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। प्लीज ध्यान रखना, ए बैंड की तरफ, अंदर की तरफ वो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, पुल होता है, जिसकी वजह से जो जेड लाइन होती है वो उसके साथ अटैच है आई बैंड के साथ, मतलब तो वो भी अंदर की तरफ ही पुल होती है। तो और इसके साथ साथ ही क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेर, सार्कोमेर छोटा हो जाता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव स्टेप, ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जब मसल छोटी होती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो आई बैंड रिड्यूस होता है। प्लीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई बैंड रिड्यूस होता है, लेकिन ए बैंड की लेंथ वैसी की वैसी ही रहती है। प्लीज इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लो, ए बैंड बिल्कुल भी छोटा नहीं होता, आई बैंड छोटा होता है, लेकिन ए बैंड की लेंथ एज इट इज रहती है। इसके बाद क्या है, ये की जो मायोसिन है, मायोसिन रिलीज कर देता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो दोबारा अपने अब रिलैक्स स्टेट में चला गया है, दोबारा दूसरा एटीपी बाइंड करेगा, दोबारा क्रॉस ब्रिज बनेगा। बस ये प्रोसेस अब आपका चलता जाएगा, और वो प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमें कॉन्ट्रैक्शन करते रहना है, जब तक। तो ATP is again hydrolyzed by myosin head and cycle of the cross bridge formation. उसके बाद breakage is repeated causing further sliding. मतलब क्रॉस ब्रिज बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, ये बस प्रोसेस चलता रहेगा, पूरा साइकिल ही है ना एक तरीके से। सो कब तक चलता रहेगा, द प्रोसेस कंटिन्यू
till the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae. जब तक कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं चला जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा and this cause the return of Z line back to the normal position, that is the relaxation. अब यहाँ पे जो भी आपने वीडियो देखी उसमें उन्होंने कुछ यहाँ पे रेड फाइबर्स के बारे में और व्हाइट फाइबर्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि जो रिएक्शन टाइम जो होता है फाइबर का वो भी डिपेंड करता है मसल्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप की मसल्स होती है। अब अगर हम रिपीटेड एक्टिवेशन करते हैं, आप सबको पता है कि अगर हम मान लेते हैं कि नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करते और किसी दिन हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो उस दिन क्या होता है हमारी बॉडी में थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। हम बोलते हैं इट इज अ मसल फटीग। अब वो मसल फटीग का रीजन क्या होता है, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी में जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है मसल्स को उतना उसको मिल नहीं पाता है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। और जब वो एनारोबिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है ना, तो ग्लूकोज हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है और हम कहते हैं मसल फटीग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, द रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल। अगर हम बार बार रिपीट एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या चीज एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्यों एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि वहां पे एनारोबिक ब्रेकडाउन हो गया ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ना, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में सारा एक्सेस में ग्लूकोज ना, जो भी एक्सेस में ग्लूकोज होता है वो सारा लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये सारा उस पर टूटना शुरू हो जाता है और ये क्या करता है, फटीग करता है, पेन जो होती है बहुत ज्यादा। अब इसके अलावा जो मसल है उसके पास क्या होता है, रेड कलर का जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसी तरीके से हमारे मसल के अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। ये भी रेड कलर का होता है और ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे पास एक होती है रेड फाइबर और एक होती है व्हाइट फाइबर। ठीक है, जो रेड फाइबर है यहाँ पे मायोग्लोबिन का कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है इस मसल्स में, इसीलिए इनका कलर भी हमें रेड देखने को मिलता है, रेडिश अपीयरेंस होती है। और साथ ही साथ में ये देखा गया है कि इन मसल के पास बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके, और जितना वो ऑक्सीजन को मतलब यूटिलाइज कर सकेगी उतने ज्यादा वो बाद में एटीपी का प्रोडक्शन कर सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। सो दीज मसल, इसीलिए मसल को हम एरोबिक मसल भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में एयर होती है। एयर मतलब ऑक्सीजन। लेकिन कुछ मसल ऐसी हैं जो हमारी आईज में होती है, जो ये व्हाइट वाला पोर्शन आप देखते हो, इनमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन होता है, इसीलिए हमें पेल और व्हाइट देखने को मिलती है। उनको हम बोलते हैं व्हाइट फाइबर। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कुछ होता है, बहुत कम होता है, मतलब रेड फाइबर के कंपैरिजन में। लेकिन इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा हाई होता है। सो दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी। और इसका मतलब क्या है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी एनर्जी के लिए। लेकिन रेड वाले एरोबिक के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी ज्यादा चाहिए और इनको ऑक्सीजन भी और एटीपी काफी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, आप उसको दोबारा देख सकते हो। बताइए, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दीजिए।